एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 8 फरवरी के करंट अफेयर्स। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको कुछ शॉर्ट न्यूज़ मिलेंगे, इसके अलावा आपको रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। कल के क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने बिल्कुल सही दिया था, तो इसी प्रकार आज के क्वेश्चन का आंसर भी आपको करना है। बिल्कुल जुपिटर के पास अब सबसे ज़्यादा जो है वो सैटेलाइट हो गए हैं, 92 उनकी संख्या है। तो बृहस्पति ग्रह के पास कुल चंद्रमा की संख्या जो है वो 92 हो चुकी है। ठीक है, तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। अच्छा, करंट अफेयर्स की पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम पर आपको सीए का पीडीएफ मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग ईयर बुक की हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो इसके लिए प्री ऑर्डर कर सकते हैं perchamstore.in पर। 10 फरवरी तक यहाँ पर आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जाएगा और 15 फरवरी से जो है वो शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप चाहें तो हार्ड कॉपी ले सकते हैं हमारी ईयर बुक की, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 के सारे करंट अफेयर्स हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, ये है मोंटी देसाई। मोंटी देसाई जो है वो भारतीय क्रिकेटर है, लेकिन इन्हें नेपाल की क्रिकेट टीम का हेड कोच बना दिया गया है। ठीक है, तो मोंटी देसाई जो कि कौन है, एक क्रिकेटर है, अब ये हेड कोच के रूप में अपॉइंट हुए हैं नेपाल मेंस नेशनल क्रिकेट टीम की। तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मोंटी देसाई को हेड कोच बनाया गया है नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम का। इसके पहले ये वेस्ट इंडीज़, कनाडा और यूएई की जो टीम है उसके भी कोच के रूप में काम कर चुके हैं। अच्छा, मोंटी देसाई किसे रिप्लेस करने वाले हैं? तो मोंटी देसाई फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मनोज प्रभाकर जी अभी नेपाल के नेशनल क्रिकेट टीम के कोच थे, इनको रिप्लेस करने का काम करेंगे। नेपाल क्रिकेट बॉडी जो है, क्रिकेट एसोसिएशन और मोंटी देसाई के बीच में 2 साल का ये डील साइन हुआ है, मतलब 2 साल तक टीम के कोच रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर राजस्थान रॉयल्स टीम के बारे में बात करते हैं, आईपीएल की टीम है राजस्थान रॉयल, इस टीम के हेड कोच के रूप में भी इन्होंने काम किया है। नेपाल क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है? रोहित कुमार नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान हैं अभी प्रेजेंट में। जैसे हम आईपीएल के बारे में बात करते हैं, वैसे ही हम बात करते हैं डब्ल्यूपीएल के बारे में। डब्ल्यूपीएल का पहला एडिशन होने वाला है। बीसीसीआई की जो सेक्रेटरी हैं जय शाह और आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि हम 4 मार्च से लेके 26 मार्च तक डब्ल्यूपीएल का आयोजन कराएंगे। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, सो वीमेंस प्रीमियर लीग टू बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम 4 to 26 मार्च। 4 से लेके 26 मार्च तक डब्ल्यूपीएल का आयोजन मुंबई में होगा और मुंबई के 2 स्टेडियम में बेसिकली ये डब्ल्यूपीएल के मैचेस खेले जाएंगे। एक है ब्रॉबॉर्न स्टेडियम एंड द डीवाई पाटिल स्टेडियम। ठीक है, कुछ समय पहले आपने देखा था ऑक्शन भी हुआ था, बिडिंग हुई थी, टीम को उनकी ऑनर्स मिले थे, है ना, बिडिंग की गई थी। तो यहाँ पे जो बिड हुई थी इन 5 टीम्स के लिए, डब्ल्यूपीएल में जो टीम्स खेलने वाली, टोटल कितनी टीम है? 5 टीम खेलने वाली हैं और इनके लिए जो बिडिंग हुई थी वो 4,669 करोड़ रुपीस की हुई थी, जबकि इसके मीडिया राइट्स 951 करोड़ रुपए में दिए गए थे। अगर हम यहाँ पे डब्ल्यूपीएल की जो टीम है उसके अगर ओनर्स के बारे में बात करते हैं, मालिक कौन है इन टीम्स के, तो यहाँ पर आप देखेंगे मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल, कैप्री ग्लोबल होल्डिंग लखनऊ एंड अडानी स्पोर्ट्स लाइन। ये 5 जो है कंपनीज वो ओनर हैं डब्ल्यूपीएल की टीम की। तो डब्ल्यूपीएल का पहला एडिशन कहाँ पर होगा? मुंबई में होगा, 4 से लेकर 26 मार्च तक। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के कप्तान आरॉन फिंच, इन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आरॉन फिंच ने। आइए पूरी न्यूज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इंडियन टी20 कैप्टन ऑस्ट्रेलिया टी20 कैप्टन आरॉन फिंच, इन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। इनका जो पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया था, इन्होंने खेला था टी20 इंटरनेशनल, वो अगेंस्ट इंग्लैंड खेला था 2011 में। अगर पहले ओडीआई डेब्यू के बारे में बात करते हैं, 2013 में हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका
और पहला जो टेस्ट मैच इन्होंने खेला था वो 2018 में अगेंस्ट पाकिस्तान खेला था। तो अरॉन फिंच का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। कुछ समय पहले इन्होंने 50 ओवर जो फॉर्मेट होता है ना क्रिकेट का, उससे संन्यास की घोषणा की थी। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर हम वीपी नंद कुमार। वीपी नंद कुमार कौन है? एमडी एंड द सीईओ हैं मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड के। तो मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड एमडी एंड द सीईओ वीपी नंद कुमार, इन्हें हुरून इंडिया अवार्ड 2022 दिया गया है इनके अचीवमेंट के लिए इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। तो वीपी नंद कुमार आपको याद रखना है कि मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ हैं। इन्हें हुरून इंडिया अवार्ड 2022 दिया गया है मुंबई में। इसके पहले अगर हम देखते हैं तो इसके पहले पिछले कुछ सालों में संजीव गोयंका जो कि आरपीजी ग्रुप के ओनर है। इसके अलावा आप देखेंगे कृष्ण गोपाल कृष्णन जो कि को फाउंडर है इन्फोसिस के। फिर है साइरस एस पूनावाला जो कि एमडी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड के, और आदि गोदरेज जो कि चेयरमैन है गोदरेज ग्रुप के। इनको भी इसके पहले ह्यूरन इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और इस साल किसे मिला है? वीपी नंद कुमार को मिला है जो कि मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ है। अगला पर्सन के बारे में बात करते हैं। अभी आपको पता है अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था। अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप खेला गया था और ये पहला एडिशन था, और पहला ही एडिशन भारत की जो टीम है क्रिकेट टीम, उसने इस एडिशन को जीता था। अब हमारी जो अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की टीम थी उसमें एक हमारी प्लेयर थी जिनका नाम है टिटस सद्धू। ठीक है, इन्हें इमर्जिंग हीरो अवार्ड दिया गया है। इमर्जिंग हीरो अवार्ड इन्हें दिया गया है। किसने दिया है? स्पोर्ट स्टार ईस्ट स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2023 में कोलकाता में उनको ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर? तो इनका नाम आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए दो वजह से। एक तो अवार्ड मिलने की वजह से, और दूसरा अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन हुआ था और वो हमारी इंडियन टीम ने जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पूरी न्यूज़। टिटस सद्धू Indian women cricket player bagging the Emerging Hero Award at Sport Star East Sport Conclave 2023 in कोलकाता। तो इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है VKS वर्मा। VKS वर्मा जो है वो एक पेंटर थे। VKS वर्मा कौन थे? एक पेंटर थे और इनका निधन हो गया है कर्नाटका बेंगलुरु में। जनरली ये जो पेंटिंग बनाते थे या जिन मुद्दों पे पेंटिंग करते थे वो एनवायरमेंटल इशू और जो सोशल हमारी सोसाइटी में जो इश्यूज है ना उनको फोकस में रखते हुए अपनी पेंटिंग को डिज़ाइन किया करते थे। और इनके टीचर, इनके आर्ट जो टीचर है जिनसे इन्होंने सीखा है आर्ट वर्क, वो हैं AN सुब्बा राव। ठीक है, तो इनके बारे में आपको इतनी बातें पता होना चाहिए। पॉपुलर आर्टिस्ट या फिर पेंटर VKS वर्मा पास्ड अवे रिसेंटली। इन्हें कर्नाटका राज्य पुरस्कार 2001, राज्योत्सव अवार्ड 2001 एंड डॉक्टरेट बाय द बेंगलुरु यूनिवर्सिटी 2011, ये कुछ सम्मान से इनको नवाजा जा चुका है। अगले अवार्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है MBIFL मतलब मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल, मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023। बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो डॉक्टर पेगी मोहन को दिया गया है। डॉक्टर पेगी मोहन को बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल में। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं, ये है डॉक्टर पेगी मोहन। इन्हें मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर का 4th एडिशन आयोजित किया गया था। कौन सा एडिशन था? ये 4थे नंबर का एडिशन आयोजित किया गया था। इसमें बेसिकली 2 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती है। ठीक है, डॉक्टर पेगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है और इनकी जो रचना थी, जिस बुक के लिए उनको ये अवार्ड मिला है, उसका नाम क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेंडरर किंग्स एंड मर्चेंट which portrayed the development of language as a result of migration. Development of language, the story of Indian through its language, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था वेंडरर्स किंग एंड मर्चेंट, जिसके लिए इन्हें मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। अब ये अवार्ड इन्हें किसने दिया है? ये पर्सन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डॉक्टर पेगी मोहन को ये अवार्ड किसने दिया है? तो ये अवार्ड 2021 में नोबेल प्राइज विजेता, साहित्य की क्षेत्र में, लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज इनको 2021 में दिया गया था और इनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरहान। तो अब्दुल रज्जाक जी के द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया गया है।
इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। अब मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल की जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी। 2018 में इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी और इस साल ये 4th नंबर का एडिशन है, जिसके लिए थीम डिसाइड की गई थी शैडो ऑफ हिस्ट्री, लाइट ऑफ द फ्यूचर। तो आपको याद रखना है 4th नंबर का जो आपका मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ है उसकी थीम क्या थी? शैडो ऑफ हिस्ट्री, लाइट ऑफ द फ्यूचर। और इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट, इसका उद्घाटन किसने किया था? पिनराई विजयन, जो कि मुख्यमंत्री हैं केरला राज्य के। अगला सम्मेलन के बारे में, ऐसे ही एक अगले फेस्टिवल के बारे में हमें डिस्कशन करना है। 96 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, 96 एडिशन है ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र राज्य के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में की गई। तो वर्धा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में आता है। वहाँ पर 96 एडिशन अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया। इसका इतिहास बड़ा पुराना है। ये जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, इसका पहला आयोजन किसने किया था? 1878 में जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। तो पहला एडिशन किसने शुरू किया था? पुणे में शुरू किया गया था 1878 में जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे। और इस साल का जो 96 नंबर का एडिशन है, इसकी शुरुआत वर्धा महाराष्ट्र में की गई है और इनॉग्रेशन किसने किया है? चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। अगला एक फेस्टिवल है भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो चेयरमैन हैं वो पद्मश्री परेश रावल हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा 22nd एडिशन भारत रंग महोत्सव का आयोजित किया जाना है और ये 14 फेब से शुरू होगा। 14 फरवरी से भारत रंग महोत्सव की शुरुआत होगी और 26 फरवरी तक, 14 फरवरी से 26 फरवरी तक ये पूरा एडिशन रन होना है। अलग अलग लोकेशन पे बेसिकली अलग अलग कार्यक्रम प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाएंगे। शुरुआत दिल्ली से होगी और क्लोजिंग सेरेमनी जो होगी वो केवड़िया गुजरात में की जाएगी। मतलब दिल्ली, राजमुंद्री, जयपुर, रांची, जम्मू, गुवाहाटी, भोपाल, नासिक, अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम होने हैं। तो आपको याद रखना है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस साल ये 22nd एडिशन है और 2 सालों के गैप के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। 2 साल का गैप क्यों हुआ था? कोविड-19 के कारण 2 साल का ये गैप हुआ था। और यहाँ पे अलग अलग प्ले परफॉर्म किए जाएंगे अलग अलग जगहों पे। 16 अलग लैंग्वेज में, 16 अलग अलग भाषाओं में प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? लद्दाख में हुई थी। ठीक है। और ITBP इस चैंपियनशिप को जीत गई है। ITBP इस चैंपियनशिप को जीत गई है। तो याद रखेंगे नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? लद्दाख में किया गया था। और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मतलब ITBP तीसरी बार लगातार इस चैंपियनशिप को जीत गई है। इस चैंपियनशिप का आयोजन हर साल आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और इस साल ये 12th नंबर का एडिशन था। इस साल ये 12वें नंबर का एडिशन था। 12वें नंबर का एडिशन था नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का। अगर हम ITBP मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन जब हमारी चाइना के साथ वॉर हुई थी, इंडो चाइना वॉर 1962 में, उसके बाद इस फोर्स का फॉर्मेशन किया गया था। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह है और मोटो क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोटो है ब्रेवरी, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन। चलिए अब यहाँ पे कुछ नए टर्म्स आपको सीखने मिलेंगे। गुजरात गवर्नमेंट साइन डील विद OECD टू होल्ड PISA टेस्ट फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। तो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके की अपने आप पे पहली डील है और एक पहला राज्य जो है वो गुजरात है जिसने इस तरीके की पहली डील को कंडक्ट किया है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। OECD के साथ यहाँ पे एक डील साइन की है कि OECD PISA टेस्ट कंडक्ट कराएगा फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। अब ये PISA टेस्ट क्या होता है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। PISA का फुल फॉर्म आप समझिएगा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट ये PISA टेस्ट होता है जो गवर्नमेंट स्कूल है गुजरात में, उनके बच्चों का ये टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है।
बेसिकली इस टेस्ट से क्या पता चलता है, यहाँ पे 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले, उनका ये टेस्ट कंडक्ट होगा। इसमें मैथ्स आएगी, साइंस पूछी जाएगी, तो जिससे बच्चों का पता चलेगा और इस पूरा इनका स्किल कैसा है, मैथ्स और साइंस में इनको कितना इंटरेस्ट है, कितना नॉलेज है, क्या हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट स्कूल में रन हो रही है, क्या उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है या कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सारे बच्चों का एक रिकॉर्ड में जाता है कि बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है ना। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे एकत्रित की जा सकती है। तो इसलिए गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और OECD पेरिस के डायरेक्टर एंड्रेस के द्वारा यहाँ पर ये डील साइन की गई है। गुजरात पहला स्टेट हमारे देश का बन गया है जिसने इस तरीके के एग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है। PISA मेजर द एबिलिटी ऑफ 15-year old टू रीड एंड अप्लाई मैथ्स एंड साइंस स्किल टू मीट रियल लाइफ चैलेंजेस। यहाँ पे स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल जो होती है उसको इम्प्रूव करने पे ध्यान दिया जाता है। वो थिंकिंग करके अपनी जो डेली की चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, रीजनिंग होती है, उनको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। इससे एक ऑब्जेक्टिव ये होता है क्वालिटी लर्निंग जिससे गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड की जा सके। तो PISA के बारे में आपको पता चल चुका है कि PISA क्या है। बेसिकली प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ठीक है। ये इस टेस्ट की शुरुआत 2000 में की गई थी। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज इन 2000 और इसको ऑर्गेनाइज कराने का काम OECD करता है। OECD अपने जो मेंबर कंट्रीज़ हैं और या फिर नॉन मेंबर कंट्री हैं जो डील करना चाहता है, उन राज्यों में या उन कंट्री में PISA टेस्ट को कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो स्कीम है उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को देखते हैं, शहरी मामले के मंत्रालय को संभालते हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि हमारा जो टारगेट था हम उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। हमारा टारगेट 123 लाख करोड़ घरों को बनाना था अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, लेकिन टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए हम स्कीम को फर्दर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है इसकी लॉन्च कब हुई थी, तो आपको लॉन्चिंग डेट याद रखनी है 25 जून 2015। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत की गई थी, जिसको इम्प्लीमेंट करने का काम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करता है। ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत हमारा टारगेट है 1.12 करोड़ हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करना और जो बेनिफिशरीज हैं उनको फायदा देना। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ बीन अप्रूव्ड एज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सप्लाई क्रिटिकल रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टर्बाइन। तो रिसेंटली किस कंपनी को यहाँ पर डील हुआ है या किस कंपनी को अप्रूवल मिला है जो न्यूक्लियर टर्बाइन होती है उनके रोटेटिंग पार्ट को ये मैन्युफैक्चर करेगी और सप्लाई करेगी। तो किस कंपनी को परमाणु टर्बाइनों के लिए महत्वपूर्ण घूर्णन भागों की आपूर्ति करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में अनुमोदित किया गया है। सो आंसर हो जाएगा आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज़ाद इंजीनियरिंग इज द इंडिया फर्स्ट सप्लायर ऑफ पार्ट्स फॉर न्यूक्लियर टर्बाइन। हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। ये सिर्फ पार्ट्स को सप्लाई करेगी और ये जो टर्बाइन न्यूक्लियर टर्बाइन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, मतलब इसके जो पार्ट असेंबल किए जाएंगे वो फ्रांस में किया जाएंगे। केवल यहाँ पर जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसको सप्लाई करने का काम आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड करेगी और हमारे भारत की ये पहली कंपनी बन गई है। हैदराबाद बेस्ड ये आपकी कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं वोडाफोन एंड आइडिया के बारे में। अगर आपने सुना होगा कि 2017 में आई थिंक 2017 में वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया था और ये कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही थी। इसके ऊपर काफ़ी कर्जा भी था, डेट था इनके ऊपर लगभग 16,133 करोड़ रुपए का डेट था, कर्जा था और कर्जे कोई चुका नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ लॉसेस। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक काम किया है अंडर द रिफॉर्म पैकेज जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए 2021 में एक रिफॉर्म पैकेज लॉन्च किया था। उसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है जो डेट है, जो यहाँ पे कर्जा है VI का मतलब वोडाफोन और आइडिया का, उस कर्जे को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वो इक्विटी कौन खरीदेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अब लगभग 33% इक्विटी जो है वो वोडाफोन आइडिया की हो जाएगी। ठीक है। सो गवर्नमेंट अप्रूव conversion of ₹16,133 crore
इंटरेस्ट ड्यू ऑफ द वोडाफोन आइडिया इनटू इक्विटी। सरकार ने वोडाफोन आइडिया की जो 16,133 करोड़ रुपए का बकाया ब्याज है उसको इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी है, ठीक है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग टेलीकॉम कंपनी थी और लगभग 33.14% जो स्टैक होंगे अब वो गवर्नमेंट के पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएगी इस लॉस मेकिंग टेलीकॉम कंपनी की। With this conversion, the government is expected to become the largest shareholder in the loss-making telecom company with 33.14% stake। और जो फेस वैल्यू है पर स्टैक की वो 10 रुपीज़ गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे डिसाइड की गई है। जैसे कि मैंने कहा 2017 में वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था। कुमार मंगलम बिरला टेलीकॉम कंपनी आइडिया और वोडाफोन जो कंपनी है वो यूके की कंपनी है, ठीक है। वोडाफोन जो कंपनी थी वो यूनाइटेड किंगडम का एक जॉइंट वेंचर था। तो यहाँ पे वोडाफोन और आइडिया जो है वो वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर हो गया। 2017 में इसका मर्जर हुआ। अब ट्राई की रिपोर्ट बताती है कि ये जो कंपनी है VI, इसके 243 मिलियन अभी एक्टिव यूजर या सब्सक्राइबर हैं और इनका जो मार्केट शेयर है वो 21.33% है। अगर हमारे देश में सबसे अधिक मात्रा में जो हम सिम यूज़ करते हैं या जो टेलीकॉम कंपनी की सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं वो रिलायंस जियो है। रिलायंस प्रेजेंट में 411 मिलियन सब्सक्राइबर है अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। भारतीय एयरटेल का सेकेंड नंबर और वोडाफोन आइडिया का तीसरा नंबर यहाँ पर आता है। तो वोडाफोन आइडिया आप जान चुके हैं कि जॉइंट वेंचर हो गया है वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप का। इसका हेड ऑफिस आपको गांधीनगर गुजरात में मिलेगा, जबकि कॉर्पोरेट ऑफिस जो है इसका मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। सीएम योगी इनॉग्रेट्स VFS ग्लोबल वीज़ा सेंटर इन लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की है, उद्घाटन किया है। कहाँ पर? लखनऊ में। इसकी मदद से क्या होगा, जो वीज़ा लेने के लिए कॉम्प्लिकेशन आती है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको आसान बनाया जा सके। तो अगर आप इन 10 कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं और उसका वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो आप इस लखनऊ के सेंटर से वीज़ा ले सकते हैं। तो एम क्या है इसका? टू इनेबल सिटीजन ऑफ द स्टेट to complete the formalities related to the visa application process for the 10 countries with ease। इसलिए लखनऊ में VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। अगर हम VFS ग्लोबल के बारे में बात करते हैं तो इसका हेड ऑफिस आपको दुबई UAE में देखने को मिलेगा। VFS ग्लोबल की शुरुआत 2001 में मुंबई में की गई थी। 2001 में मुंबई में इसकी शुरुआत की गई थी। VFS का मतलब वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस ग्लोबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये भारत का इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा COP26 की मीटिंग में जो हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमारा जो कार्बन एमिशन इंक्रीज हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए लाइफ मिशन की शुरुआत की गई थी। COP26 जो कि नवंबर 2021 में हुआ था, तो वहाँ से शुरुआत होती थी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो रिसेंटली एक यहाँ पर रिपोर्ट आई है IEA की रिपोर्ट। IEA मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी होता है, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और कहा है इंडिया का जो लाइफ इनिशिएटिव है वो $440 बिलियन सेव कर सकता है पूरे वर्ल्ड में 2030 तक। ऐसा इस रिपोर्ट से हमको जानकारी मिली है। लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया फॉर द एडॉप्शन ऑफ एनर्जी इफिशिएंट बिहेवियर कैन सेव द वर्ल्ड $440 बिलियन इन 2030। क्योंकि अगर हमने इस लाइफ मिशन को इनिशिएटिव का एक्सेप्ट किया और पूरे वर्ल्ड में इसको ग्लोबली अप्लाई किया, मतलब हमारा टारगेट है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं। इससे हमारा नेट जो ज़ीरो कार्बन एमिशन है उसको ज़ीरो करने में मदद मिलेगी। और अगर हमने लाइफ इनिशिएटिव को अपनाया तो 2030 तक हम 1/5 तक पूरे वर्ल्ड की कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं और इससे हमको $440 बिलियन का सेविंग भी होगा, ठीक है। तो एम क्या हो जाएगा लाइफ मिशन का? टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो लाइफ मिशन की शुरुआत याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी COP26 की मीटिंग में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अभी पिछले अगर 2020 से अब 2022 और अब तो 2023 आ गया है, तो लगभग 2-2.5 सालों से आप देखेंगे कि चाइना में
फूड का शॉर्टेज चल रहा है, फूड की क्राइसिस चल रही है। उसके कई सारे रीजंस हैं। पहले तो फ्लड आ गया था वहाँ पर, उसके बाद जो कीट होते हैं उनका अटैक हो गया था, तो कई एकड़ में लगी हुई फसल खराब हो गई थी। फिर कोविड-19 का क्राइसिस आ गया था, ऊपर से पॉपुलेशन भी चाइना की बहुत ज़्यादा है। इसके बाद यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका इम्पैक्ट भी आपके प्रोडक्शन पे पड़ा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें लगातार होते गई, जिसके कारण पिछले 2-2.5 सालों से खाद्यान्न की समस्या मतलब फूड क्राइसिस जो है वो चाइना में देखा जा रहा है। तो इसलिए चाइना ने एक इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है ना, कि हम ज्वार बाजरा जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स होते हैं, उनको प्रमोट करेंगे क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है और उसको भी आप एक स्टेपल फूड बना सकते हो कि डेली लाइफ में लोग इन मोटे अनाजों का उपयोग करें। वैसे ही यहाँ पर चाइना ने एक शुरुआत की है, उसी के ऊपर हमें चर्चा करनी है। राइस ब्रेन प्रमोटेड एज अ स्टेपल फूड अमिट फूड क्राइसिस इन चाइना। तो चीन ने खाद्यान्न संकट के बीच में मुख्य भोजन के रूप में राइस ब्रेन को बढ़ावा देने की बात की है। ठीक है, राइस ब्रेन को बढ़ावा देने की बात की है। बेसिकली चाइना नेशनल रूरल इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्लान 2020 से 25 तक का जो प्लान है, उनके द्वारा उन्होंने कहा है कि जो वीट होता है, गेहूं और राइस, उनका जो बाय प्रोडक्ट बनता है, इनको साफ करने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बनता है उसको हमें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, जिसको हमने क्या कहा है, राइस ब्रेन या फिर व्हीट ब्रेन कहा है। तो राइस ब्रेन क्या होता है, बेसिकली जो ब्राउन राइस होता है या राइस की आप मिलिंग करते हो उसका जो बाय प्रोडक्ट बचता है उसको ही आप राइस ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली 14 से 18% ऑयल होता है, बहुत अधिक रिच होता है, ये आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें ज़्यादा होती है। ये गुड सोर्स होता है अनसैचुरेटेड फैट का, विटामिन ई होता है और अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं। जनरली ये जो बचा हुआ बाय प्रोडक्ट होता है इसका यूज़ एनिमल को फीड कराने में करते हैं, लेकिन यहाँ पर चाइना चाहता है कि इसका यूज़ स्टेपल फूड की तरह मतलब मुख्य आहार की तरह चाइना में हो, क्योंकि इसमें आप देखेंगे 50% कार्बोहाइड्रेट है, 20% फैट है, 15% प्रोटीन और 15% इसमें फाइबर भी है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि क्यों चाइना इसको प्रमोट कर रहा है, तो वो सारे कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर का लैंड कम है, इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एक समस्या है, कोविड एक रीज़न है, रशिया और यूक्रेन का वॉर एक रीज़न है, जिसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। इसके कारण चाइना में फूड क्राइसिस देखा जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि 75th नंबर का इंडिपेंडेंस डे श्रीलंका ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया। तो भारत ने श्रीलंका को 50 बसेस दी हैं। India provided 50 buses to Sri Lanka under the Economic Assistance Scheme। तो भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसेस प्रदान की हैं ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, श्रीलंका में भारत के जो हाई कमिश्नर हैं, मतलब श्रीलंका में भारत के जो राजदूत हैं, उनका नाम है गोपाल बागले, और उन्होंने ये बस वहाँ पर दी हैं और इस बसेस को अशोक लेलैंड के द्वारा जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है, और इसके लिए जो लोन है, द इंडियन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक इज प्रोवाइडिंग लोन फॉर दीज बसेस। अगर आप श्रीलंका के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये श्रीलंका का मैप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज, प्रेसिडेंट, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल, 2 कैपिटल है, याद रखिएगा। सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं महंगाई भत्ता या फिर डीए, डियरेंस अलाउंसेस के बारे में। तो अगर आपको याद होगा कि सितंबर में एक बार गवर्नमेंट के द्वारा डीए को इंक्रीज़ किया गया था। डीए जो होता है ना, महंगाई भत्ता होता है, जो पब्लिक एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको उनकी सैलरी के साथ डीए दिया जाता है। मतलब आप जिस कंट्री में, जिस अर्बन एरिया या रूरल एरिया में रहते हैं, वहाँ पे क्या महंगाई दर है, वहाँ के खर्चे कैसे हैं, तो उस हिसाब से डीए दिया जाता है। तो डीए जो होता है वो जगह के हिसाब से वेरी होता है, मतलब एक फिक्स्ड नहीं होता। इस बात को आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने डीए को इंक्रीज करने की बात की है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइकली टू इंक्रीज द डीए ऑफ इट्स ओवर 1 करोड़ एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। तो जितने भी 1 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के और उनके जो पेंशनर्स हैं, उनको अब यहाँ पे डीए इंक्रीज होके मिलेगा 4 पॉइंट से डीए इंक्रीज हुआ है। पहले डीए 38% था, अब इसको बढ़ा के 42% करने की बात की है। और ये इफेक्ट कब से हो गया है, 1 जनवरी 2023 से इसको इफेक्टिव माना जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तो डीए जो है वो परसेंटेज ऑफ द बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग और सीपीआई के आधार पे इसको डिसाइड किया जाता है, इसलिए वेरी हो सकता है। सेमी अर्बन एरिया में अलग है, अर्बन एरिया में अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं।
तो CPI के हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है। DA का जो हाइक हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, वो 1 जनवरी से इफेक्ट में आया है। इसके पहले जो लास्ट रिवीजन DA में किया गया था वो सितंबर 28, 2022 में किया गया था। ओके, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे DA के 2 प्रकार होते हैं, DA के 2 टाइप होते हैं। एक होता है वेरिएबल डियरेंस अलाउंसेस, मतलब VDA। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को दिया जाता है और हर 6 महीने में यहाँ पर रिवीजन किया जाता है, मतलब चेंजेस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द CPI। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इसमें चेंजेस होते हैं। दूसरा होता है IDA मतलब इंडस्ट्रियल DA होता है। जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो PSU वगैरह में काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए होता है और इसमें क्वार्टरली चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू द CPI। ठीक है। अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ है। कल आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि सीरिया और टर्की की बॉर्डर पर यहाँ पर अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 था, जो कि काफ़ी हाई आपका यहाँ पे अर्थक्वेक माना जाता है। टर्की और सीरिया की बॉर्डर पर आया था। तो टर्की की आप कैपिटल देखेंगे अंकारा है, वहीं सीरिया की जो कैपिटल है वो डेमेस्कस आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखना, इनकी कैपिटल पूछी जा सकती है क्योंकि ये करंट में ये दोनों कंट्री अभी देखी गई हैं। अगली बात यहाँ पे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा था, बेंगलुरु में किया जा रहा था। तो यहाँ पर अशोक लेलैंड और रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2 मतलब हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ICE जो पावर ट्रक है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत का पहला इंटरनल कंबशन हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन है, ये ट्रक है बेसिकली, जिसको यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड के द्वारा तैयार किया है और इंडिया एनर्जी वीक बेंगलुरु में हो रहा था, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रिवीजन के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, बाल मित्र जो कि एक व्हाट्सएप चैटबॉट है, इसको रिसेंटली किस राज्य ने या किस यूटी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और उसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सपोर्ट टू चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स इन द स्टेट। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन क्या है? दिल्ली। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किस एडिशन को लॉन्च किया गया, शुरुआत की गई है? सूरजकुंड मेले की। तो सूरजकुंड मेला का आयोजन हरियाणा में होता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 36 एडिशन शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेव वेटलैंड कैंपेन की शुरुआत गोवा में किसने की है? तो सेव वेटलैंड कैंपेन की शुरुआत गोवा में भूपेंद्र यादव ने की है। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि गोवा की पहली रामसर साइट कौन सी है? रामसर साइट कौन सी है जहाँ से इस वेटलैंड कैंपेन की शुरुआत की गई है? तो गोवा की पहली रामसर साइट के बारे में आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगर आपने कल का सेशन देखा होगा तो आप डेफिनेटली इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस स्कीम ऑफ ₹2000 करोड़ फॉर डेवलपिंग ग्रीन हाइड्रोजन हब इन द स्टेट। तो यहाँ पर देखिए कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में हाइड्रोजन हब बनाने की तैयारी केरला गवर्नमेंट कर रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फुटबॉल एशियन कप 2027। तो 2023 में जो एशियन कप होना है वो कतर में होना है, राइट। और 2027 का जो एशियन कप होना है वो सऊदी में होना है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हर 4 साल में ये कप होता है। 2019 में जो है वो UAE में खेला गया था। अगली बात करेंगे राफेल बर्ने, जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। पूछा जा रहा है कि किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे? तो फ्रांस के खिलाड़ी थे ये, और किससे थे? फुटबॉल से, फुटबॉलर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड कैंसर डे अभी 4 फरवरी को हमने मनाया, इसके लिए थीम क्या थी? तो वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। परवेज मुशर्रफ, इनका निधन हो गया है। ये किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian female gymnast has been handed a 21-month ban for the failing a dope test conducted by the International Testing Agency? एक नाडा और एक बाडा होती हैं, आप लोगों ने इन टेस्टिंग एजेंसीज के बारे में सुना होगा। डोपिंग टेस्ट या डोप टेस्ट करने का काम करती हैं एथलीट्स का। तो एक जिम्नास्ट है, फीमेल जिम्नास्ट, जिनको 21 मंथ के लिए बैन कर दिया गया है, उनका नाम पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने आप लोगों को PM कुसुम स्कीम के बारे में बताया था। PM कुसुम स्कीम को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि PM कुसुम स्कीम को कब लॉन्च किया गया था?
16, 17, 2018 या 2019? तो दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, सही आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।